पूनम नहाने के बाद रसोई में जाती है तो देखती है पूनम का पति विजय आलू का जूस निकाल लेता है। ये देखकर पूनम गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि आलू छीलने हैं और तुमने आलू का जूस निकाल दिया। तुमसे तो कुछ नहीं होता है। अरे एक काम तो ठीक से कर नहीं सकते हो तुम, और ऊपर से मेरा काम बढ़ाते रहते हो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुमसे। मेरी क्या गलती है पूनम? मैं तो वही कर रहा था जो तुमने मुझे कहा था। अब इसमें काम गलत हो गया या बढ़ गया तो मैं क्या करूं? मैं तो कोशिश कर ही रहा था कि बस तुम्हारी मदद हो जाए। मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे बताया था। हाँ हाँ, ये तो मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं जैसा जैसा बताई हूँ तुमने बिल्कुल वैसा वैसा किया है। तुमने कोई गलती नहीं करी है। मैं तो पागल हूँ जो तुम्हें बोल रही हूँ कि तुमने आलू का जूस निकाल दिया है। अरे कोई तो काम ठीक से कर लिया करो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। हमेशा ही कुछ ना कुछ करके मेरा दिमाग खराब कर ही देते हो। मैंने सोचा था कि क्यों ना जल्दी से नहा लेती हूँ, तब तक आप आलू छील दोगे, लेकिन नहीं, आपसे तो कुछ होगा नहीं। मुझे पता था, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। अरे जब तुम्हें पता है कि मैं काम खराब करता हूँ तो मुझे क्यों बोलती हो? फिर बाद में तुम्हें मुझे ताने सुनाने पड़ते हैं। एक काम करो, तुम मुझसे कोई काम ही मत करवाया करो। इससे तुम्हारा कोई काम खराब ही नहीं होगा। एक तो सारा काम खराब कर दिया, ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हें कोई काम ना बोलूं। अरे कभी तो ये बोल दिया करो कि मैं धीरे धीरे काम सीख जाऊंगा। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन नहीं, तुम्हारे मुंह से तो ये निकलेगा ही नहीं। धीरे धीरे सीखोगे क्या? तुम तो सारा काम खराब कर देते हो। जब तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैंने तो कोई जबरदस्ती भी नहीं करी थी ना। मैं तो तुम्हारी हर बात में राजी था, लेकिन मैं तुमसे शादी करके अब पछता रहा हूँ। शादी के बाद रोज कोई ना कोई नया कलेश होता ही रहता है। मैं भी परेशान आ चुका हूँ। इन सब चीजों के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। एक बात बताओ, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और 2 साल में अभी तक तुमने एक नौकरी तक नहीं ढूंढी है। शादी से पहले तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ ही रहे थे, अब अपनी बीवी की कमाई खा रहे हो। थोड़ी तो शर्म कर लो। ऊपर से मुझ पे दोष दिखा रहे हो। मैंने क्या गलत बोल दिया? गलत तो तुम कर रहे हो अपनी बीवी की कमाई खाकर। ठीक है, यह सभी मेरी गलती है कि कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मुझ में ही कोई कमी होगी, लेकिन आज तक तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया है। जब भी तुमसे मदद मांगी है तुम हमेशा मेरा काम बढ़ा देती हो, लेकिन कभी मेरा साथ नहीं देती हो। और अगर मुझसे कोई काम गलत हो जाए तो तुम तो मुझे सुनाने ही लग जाती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। विजय को अपनी पत्नी की ये सब बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और पूनम भी हमेशा ही अपने पति को नीचे दिखाने में लगी रहती है और उसे सुनाती रहती है। कई दिन निकल जाते हैं पर ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विजय तैयार हो रहा था कि तभी पूनम पीछे से आती है और कहती है, ये क्या, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? आपकी कौन सी मीटिंग है जो आपको इतना तैयार होने की जरूरत है? घर पर ही तो बर्तन मांजने हैं, तो फिर इतना तैयार क्यों हो ना? मुझे जरा बताओगे? आज मेरा एक इंटरव्यू है। अगर मैं इस इंटरव्यू में पास हो गया तो मेरी बहुत अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना रिज्यूम अच्छे से बनवा कर रेडी रखूंगा। सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने कि जाके जाकर मुझे कोई भी गलती ना हो। मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। आपसे नहीं होने वाला कुछ। ये भी बात आपको बार बार मुझे ही याद दिलानी पड़ती है। ये बात तो आप भी जानते हैं। आपने इतनी बार कोशिश करी है, लेकिन हर बार आपने मुंह की ही खाई है। मैं तो हार मान चुकी हूँ। आप बस मेरी कमाई पे ही जीते हो। किस लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो? घर बैठ जाओ, और कुछ काम नहीं है आपको। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत बोलो। विजय पूनम को इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। विजय इंटरव्यू देता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। और जब वो घर आता है तो उसका मुंह लटका हुआ देखकर पूनम कहती है, क्या हुआ? कौन सी पोस्ट पे जॉब लगी आपकी? कमाई तो आपकी होगी महीने की 1.5-2 लाख। यहाँ से गए तो ऐसे थे जिसे आज ही कंपनी के मालिक बन बैठेंगे। अरे आपसे कुछ नहीं होने वाला। और आप ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी नौकरी भी लगने वाली है। आप बस मेरी कमाई पे ही जी सकते हैं। इसलिए जो कपड़े पहने हैं ना आपने, उसे निकाल दीजिए और घर के काम करने लग जाइए। बातें बाद में हो जाएंगी। पूनम अपने पति का आत्मविश्वास गिरवा देती है, जिसके बाद विजय को काफी बुरा लगता है और वो भी शांति से घर में बैठ जाता है। कई दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसका पति विजय घर में झाड़ू लगा रहा होता है, तभी जमीन पर थोड़ा कूड़ा रह जाता है। ये देखकर पूनम उससे कहती है, आप तो बिल्कुल ही बेशरम हो गए हो। ऐसा लगता है कि पूरे दिन घर पे ना मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। आपको शर्म नहीं आती क्या थोड़ी सी भी? जो मैं तुमसे इतना बोलती हूँ
लेकिन तुमसे कुछ होता ही नहीं है। कितना ही सर पीट लो, लेकिन तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। हे भगवान, कैसा आदमी पल्ले पड़ गया है मेरे, इसको कुछ आता ही नहीं है। तभी वहाँ विजय की माँ शीला आती है और अपने बेटे का अपमान होते हुए देखकर वो बोलती है, ये क्या है बहू, विजय तेरा पति है और तूने अपने पसंद से शादी की है, फिर भी तू अपने पति के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? थोड़ी तो तमीज रख। मेरे पति ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि उससे तमीज से बात की जाए। ना तो उनसे घर का काम होता है, ना तो उनसे बाहर का काम होता है। ना ही वो घर संभाल सकते हैं, ना ही वो कुछ कर सकते हैं। इनसे प्यार से बात कैसे करूँ, आप ही बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसे कुछ भी बोलते रहे। आज जो तू अच्छी नौकरी कर रही है ना, वो भी मेरे बेटे की वजह से है, क्योंकि वो घर संभाल रहे, वरना तेरे बस की तो है नहीं कि घर और नौकरी दोनों साथ संभालने की, और तू चली है मेरे बेटे को दोष देने। आपके बेटे से तो वैसे ही कुछ नहीं होता, घर में बैठे बैठे वैसे ही पड़ा रहता है पूरे दिन। तो घर का काम कर लेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। आपके बेटे को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि अपनी बीवी की कमाई पे जी रहा है। लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं बाहर भी काम करती हूँ और घर में भी आकर काम करूँ। ये जो घर का काम करते हैं वो ये ठीक से करते नहीं है, कुछ काम तो इन्हें आता नहीं है, और ये चली अपने बेटे की वकालत करने। पूनम काफी ज्यादा सुना देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब शीला को अच्छा नहीं लगता और ना ही विजय को। कई दिन निकल जाते हैं। विजय की काफी ज्यादा अच्छी नौकरी लग जाती है, जो कि पूनम की तनख्वाह से भी कई गुना ज्यादा अच्छी होती है उसकी तनख्वाह। ये बात पूनम को पता चलती है तो पूनम को थोड़ी जलन होती है और वो अपने पति से कहती है, आपकी नौकरी किसने लगवा दी? आपकी बस की तो कोई बात है नहीं, खुद आपकी नौकरी लग नहीं जाएगी। आपकी नौकरी किसने लगवा दी? यह बात बस तुम्हें लगती है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जिस इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे नौकरी दे दी है, उन्हें तो मुझ में कुछ ना कुछ खास बात लगी ही होगी ना, तभी तो उन लोगों ने मुझे नौकरी दी है, मुझ पर इतना विश्वास किया है। मैं अपनी ईमानदारी से और अच्छाई से इस नौकरी को आगे कंटिन्यू करूंगा। पूनम के मुंह पर उसके पति का एक करारा जवाब था। पूनम अब कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जिस बात के लिए पूनम अब तक अपने पति को ताने देती रहती थी, अब वो बात ही खाली रह जाती है। पूनम चुपचाप अकेले घर का काम करती है और अपने पति से कुछ नहीं कहती है। जानकी, सुनीता और कोमल तीनों एक टूटी हुई झोपड़ी में रहा करती थी। उन तीनों के पति काम करने बाहर गए हुए थे। वो हर महीने पैसे भेजा करते, लेकिन इस महीने एक भी पैसा नहीं भेजा था। वो पैसों के इंतजार करते हुए बैठी थी। तभी उन तीनों में से बड़ी बहू जानकी कहती है, शायद आज भी पैसा नहीं भेजा तीनों ने, इसलिए कोई आया ही नहीं पैसे देने। इस बार इनको घर आने तो दो, फिर बताती हूँ कैसा लगता है जब घर में अनाज का एक दाना ना हो। दीदी, आप बस बोलती हो, लेकिन उनके आने के बाद आप उनसे कुछ नहीं कहती। आप हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन उनके आते ही आपकी बोलती बंद हो जाती है। छोटी है इसीलिए कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें भी हमारी परेशानियों का ख्याल है। अगर उन्हें समय पर पैसे ना मिले तो क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ गांव में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। सुनीता, जब हमारे पति बाहर इतना ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं, फिर भी महीने के आखिरी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, तो सोचो यहाँ इस गांव में ना ही हमारी जमीन है और ना ही कोई ढंग का काम, फिर कैसे हमारा घर चलेगा। उनके साथ हमें भी काम कर लेना चाहिए। साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद घर का खर्च भी निकल आएगा। तुम्हारी बात सही है। कल मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर से दूसरे दिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तीनों अपनी दुख भरी कहानियाँ, अपनी कठिनाइयाँ एक दूसरे से बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पोस्टमैन आकर उन्हें मनी ऑर्डर देकर चला जाता है। पैसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह जानकी अपनी कही बात के मुताबिक काम ढूंढने ही जा रही होती है। तभी सुनीता और कोमल कहती है, दीदी, अब नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत, अभी पैसे आ गए इसीलिए। अगर ये पैसे कल नहीं आए होते तो मुझे ऐसा कहती क्या? नहीं ना, तो बस अब वही दिन सोचकर अब हमें रोज निकलना होगा काम की तलाश में, जब तक हमें काम न मिल जाए। दीदी, मैं भी आपके साथ काम ढूंढने जाऊंगी। 2 पैसे ज्यादा आएंगे तो हमें महीने के आखिर में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं कोमल, अभी तुम घर पर ही रहो, मैं पहले काम ढूंढ लूं, मुझे मिल जाए उसके बाद तुम भी अपने लिए काम ढूंढ लेना। अगर छोटी जेठानी जी को काम करना हो तो मैं घर पर ही रह जाऊंगी, आप दोनों चली जाना काम पर। अरे क्या बात है, दिमाग तो सही लगाया है तुमने। वैसे सुनीता से पूछ लेते हैं कि उसे क्या करना है,
या घर के बाहर का काम करना है? दीदी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो घर का काम ही बहुत भाता है। तो ठीक है बड़ी दीदी, आप जाओ काम ढूंढने, फिर कभी मैं चली जाऊंगी काम ढूंढने। और रही सुनीता दीदी, ये तो घर पर ही खुश है। चलो फिर ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ और शाम को मिलते हैं। जानकी इतना कहकर निकल पड़ती है नौकरी की तलाश में। जानकी को गए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सुनीता और कोमल बहुत चिंता में थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी पड़ोसन कांता आती है। क्या बात है सुनीता बहू, तुम्हारी जेठानी कहीं दिख नहीं रही है? घर में है या कहीं और चली गई बिना कुछ बताए? कांता चाची, जितनी जानकारी हो इंसान को उतना ही मुंह खोलना चाहिए, वरना ज्यादा बोलने से सेहत बिगड़ जाती है। और रही बात हमारी जेठानी की, तो उनकी फिक्र मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगी। छोटी बहू, तेरी जुबान, हाय हाय सत्यानाश हो तेरा, बड़ू से बात करने की तमीज तक नहीं है। क्यों रे सुनीता बहू, कुछ संस्कार इसके अंदर भी डाल देती। संस्कार खाना नहीं देते, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। और हाँ चाची, आपको तीखी बातें सुनना पसंद नहीं है तो यहाँ से गुजरना बंद कर दीजिए। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू। अगर दीदी ने तुझे ऐसे बात करते हुए सुन लिया तो क्या सोचेंगी? और ऊपर से मुझे ही डांट पड़नी है, तो बस कर। चुप तो हो जाऊं, लेकिन नहीं हुआ जाता मुझसे। और देखो ना, अभी तक दीदी भी नहीं आई। देखो, छोटी जेठानी बड़ी जेठानी आ गई। जानकी को घर आता देखकर कोमल और सुनीता बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन जानकी दुखी थी, क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, अब पैसे भी खत्म होने को हैं। तो वहीं जानकी को काम ढूंढते हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कोमल बाजार की तरफ जाती है तो वहाँ उसे एक मानिक नाम का आदमी कोमल से कहता है, बहन जी, आप ऐसे सर पर हाथ लगाकर क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या आपको? बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाई साहब, आप क्या मेरी मदद करेंगे? बहुत दिनों से परेशान हूँ। हम तीनों देवरानी जेठानी, हमें कहीं काम ही नहीं मिल रहा। घर का राशन भी खत्म हो गया। इस हालत में सर पर हाथ न रखूं तो क्या करूं? अच्छा, तो आपको काम की जरूरत है ना? देखिए बहन जी, मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ ना आपकी, अगर आप चाहें तो। मुझे मदद नहीं, काम चाहिए। अगर आप मेरे लिए कोई काम हो तो वो मुझे दिलवा दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे बहन जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी बहन जैसी हो और बहनें पैर नहीं पकड़ती। ठीक है, मेरा एक छोटा सा दुकान है, अगर आप काम करना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी दुकान पे काम दे दूंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आपकी दुकान में क्या काम है? मतलब किस चीज की दुकान है? पिज्जा की दुकान है मेरी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप काम कर सकती हैं वहाँ पे। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, आप बता दो कब से आना है। आपकी दुकान में मेरा बस चले तो मैं कल से ही आ जाऊं। मैंने कब रोका है? जब मन हो उसी दिन से काम शुरू कर देना आप। कोमल मानिक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वालों को उसके काम के बारे में बताती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब एक दिन जानकी और सुनीता कोमल जहाँ काम करती थी वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़े पिज्जा की शॉप पर कोमल काम करती है। तभी मानिक बाहर आकर उनसे कहता है, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? जी, हमें कोमल से मिलना था। क्या हम कोमल से मिल सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, वरना हम बाहर ही उसका इंतजार कर लेंगे। जब वो फ्री हो जाए बाहर भेज देना आप उसे। क्या? क्यों? क्यों हो गया उसको जो आप लोग उन्हें बाहर भेजने के लिए कह रही हैं? बता सकती हैं आप मुझे? इस दुकान का मालिक हूँ मैं। साहब, आज कोमल बिना टिफिन के काम पर आई है, इसलिए उसे खाना देने आई हूँ। बस खाना देकर चले जाएंगे हम। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? पहली बार कोमल की जेठानियाँ आई हैं। आइए बैठिए टेबल पर। मानिक जबरदस्ती जानकी और सुनीता को अंदर ले जाता है। बड़ी दुकान के अंदर जाते ही जानकी और सुनीता दोनों अपने पुराने फटी कपड़े देखकर शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी मानिक उन्हें टेबल पर बिठाता है और उनके लिए पिज्जा मंगवाता है। तभी वहाँ कोमल आती है। आप दोनों यहाँ? आपको पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। बताइए क्या खाएंगी? साहब, ये जो भी खाए मेरी जेठानियाँ उसका बिल मेरे पगार से काट लेना। हाँ ठीक है कोमल, वैसे तुम्हारा लंच टाइम कितने बजे से शुरू होता है? बस सर, शुरू हो गया मेरा लंच टाइम।
तो ऐसा करो, तुम तीनों जेठानी देवरानी आज एक साथ मिलकर खाना खाओ, ठीक है? आज मैं खाना नहीं लाई, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपनी जेठानियों से ही बात कर लूंगी बस। क्यों नहीं खाएगी? हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, खाना खा लो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज टिफिन घर पर नहीं छूटता तो हम दोनों को मालूम ही नहीं पड़ता कि ये पिज्जा की दुकान ऐसी होती है और पिज्जा ये खाने में कैसे लगता है। जानकी पिज्जा की बात कर रही होती है, तभी उनकी टेबल पर पिज्जा आ जाता है और तीनों चौंक जाते हैं। मानिक उन्हें कहता है कि पिज्जा उसकी तरफ से है, तीनों बहुओं के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ऐसे 3 गरीब बहुओं को पिज्जा खाने को मिलता है। मनोज, आज से तू अपनी माँ के साथ रहेगा और बहू तेरा बेटा तू अपने पास रखियो। अब हो गया बंटवारा सही। आखिर क्यों इस घर में बंटवारा हो रहा है, इस कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। निशा और मनोज की लव मैरिज होती है और मनोज की माँ सविता को भी अपनी नई बहू से बहुत उम्मीदें होती है कि उसके आने के बाद उसे सुख मिलेगा। लेकिन बहू शादी के कुछ दिनों बाद ही नखरे दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सविता दिन के समय निशा को बोलती है, बहू चाय बना दे थोड़ी सी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी, अभी सुबह ही तो पी थी आपने, इतना सा काम आप खुद भी कर सकती हो ना, बार बार क्या मैं चाय ही बनाती रहूं? सविता खुद उठकर अपनी चाय बनाकर पीकर आराम करने चली जाती है। जिसके बाद निशा सास के कमरे में जाकर बोलती है, मम्मी जी आप यहाँ आराम कर रहे हो, थोड़ा हाथ पैर ही चला लो, मैं अकेले कपड़े धो रही हूँ। कम से कम आप अपने कपड़े तो धो सकती हो, या मेरे साथ ही हाथ बंटवा लिया करो, मेरे सर पर सारा काम डालकर आराम करने लग जाती हो। हाँ धो लूंगी मैं तो अपने कपड़े अपने आप, तू साइड में रख दे। ऐसा करो, कपड़े मैं धो रही हूँ, आप खाना बना लो जाकर। अब तो बना रही हूँ, रात को तो खुद खाना बना लियो। सुबह का मैं बनाऊंगी, शाम का आप बनाना, मैं अकेले थोड़ी पिसती रहूंगी हर काम में, दोनों करेंगे ना। हर काम मैं ही करूँ तो तू किस लिए आई है फिर? और ये क्या आते ही आप ये करो आप वो करो, बंटवारा चल रहा है क्या यहाँ कोई? तो आप भी बहू लाई हो, कोई नौकरानी नहीं, खुद आप महारानी के जैसे आराम करो और मैं सारे घर का काम करूँ। काम तो बराबर बराबर करना पड़ेगा। शाम को मनोज के घर आते ही निशा अपने पति को सारी बात बताते हुए कहती है, आप ही बताओ, मैं ही करूँगी क्या सारा काम? मैं नहीं थकती क्या? सारा काम मैं ही करती हूँ और तुम्हारी माँ एक काम को हाथ नहीं लगाती। अरे यार कोई बात नहीं ना, कर लिया करो तुम ही। 3 लोग हैं घर में, कितना काम होता है करने को। ऐसे छोटे छोटे झगड़े घर में दरार डाल देते हैं। हाँ, अब तो आप अपनी माँ की ही साइड लोगे ना, मैं हूँ ही कौन, बहू तो दरार डालने के काम ही करती है ना। अरे यार मैं तो इसलिए ही बोल रहा हूँ ना कि घर में कलेश ना हो। रुको अभी मम्मी को भी जाकर बोलता हूँ। मनोज अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, मम्मी आप थोड़ा काम करवा लिया करो उसके साथ मिलकर, मिलजुल कर करने में कितना समय लगेगा। हाँ बहू के सिखाए में आ रहा है, उस 2 दिन की आई हुई की बातों में आकर तो मुझे बोल रहा है, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तो उसी को बताने आया है। तुझे क्या पता है कि मैं कितना काम करती हूँ? अबे यार मैं तो फंस ही गया हूँ तुम दोनों के बीच। उसको बोलो तो वो मुंह बनाती है, आपको बोलो तो आप मुंह बनाती हो। क्या करूँ मैं, मंदिर का घंटा हूँ जो दोनों तरफ से बजता रहूँ। मनोज गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू काम को लेकर एक बार फिर बहस करते हैं और बहू बोलती है, आज से मैं काम बांट देती हूँ, लड़ाई ही नहीं होगी हमारी। सुबह का खाना तो मैं बनाती हूँ, रात का आप बना लीजिएगा। एक दिन सफाई मैं कर लूंगी तो दूसरे दिन आप कर लेना। ठीक है, सुबह के बर्तन साफ करने का काम मेरा और रात के बर्तन तू साफ करेगी, और अपने कमरे का काम तू कर लिया कर, मैं अपने कमरे का काम खुद कर लूंगी। ठीक है, अपना अपना काम करेंगे अब से, यही सही बंटवारा हो गया। कामों के साथ साथ ऐसे ही घर में छोटे छोटे बंटवारे होने लगे। इसी बीच निशा माँ भी बनने वाली थी और शादी को 1 साल होते होते निशा माँ बन गई और एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और सविता को एक पोते का सुख मिला। कुछ दिनों बाद ऐसे ही सविता एक सुबह बोलती है, ला बहू मेरे पोते को मुझे दे दे, मैं इसे संभाल लेती हूँ। निशा बच्चे को अपनी सास को पकड़ा देती है, जिसके बाद उसकी सास अपने पोते को लाड प्यार कर रही होती है और उसे चूम रही होती है। तभी निशा ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को अपनी सास के हाथों से छीनते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो आप? इसके गाल वाल चूमने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया,
प्यार ही तो कर रही थी। मैं अपने पोते से अब लाड भी नहीं लड़ा सकती क्या? मेरा भी तो पोता है, तूने ऐसे कैसे छीन लिया मेरे हाथों से? बच्चे के मुंह से मुंह लगाकर लाड लड़ा रही हो आप। बीमारी नहीं हो जाएगी उसे कोई? मुझे क्या बीमारी है कोई? बीमारी हो या ना हो, आपके मुंह की भाप तो जा रही होगी ना। कितनी नाजुक स्किन है उसकी, चूम रही हो ऐसे, दाने निकल गए तो। निशा अपने बच्चे को अपने कमरे में ले जाती है। शाम होने पर जब मनोज घर आता है तो उसके बाद वो आते ही फ्रेश होकर खुश होता हुआ अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोककर बोलती है, मनोज रुक जरा, तुझसे बात करनी है आज मुझे। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ, कोई बात? हाँ बात तो बहुत है। आज बहू ने मेरे हाथ से मेरे पोते को छीन लिया और उल्टा सीधा सुनाकर भी गई मुझे। ऐसा क्यों करा उसने? अभी बुलाता हूँ उसको। निशा, निशा बाहर आओ। आप आ गए? पहले ये बताओ, तुमने माँ के हाथ से दक्षु को क्यों छीना? अरे उल्टी सीधी हरकतें करेंगी तो छीनूंगी ही ना बच्चे को। पूरे मुंह पर किस कर रही थी उसके। माँ ये तो गलत है। वैसे प्यार कर लो बच्चे से, लेकिन मुंह से मुंह ऐसे ठीक नहीं है। अभी वो छोटा है, बच्चे को बीमारियाँ बहुत जल्दी लगती हैं। हाँ आ गया लुगाई की बातों में। जोरू का गुलाम कहीं का, उसे तो कुछ बोल नहीं सकता तू। अरे किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो दोनों से ही दुखी हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं दोनों की साइड ही बोलता हूँ। अच्छे भले मूड को खराब कर देते हो। बंदा थक कर घर आता है, वहीं तुम दोनों के कलेश शुरू हो जाते हैं। मेरा तो जीना हराम हो रखा है। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। इनको बोलो हमारा हिस्सा दे और बंटवारा करके हमें इस घर से अलग कर दें। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो घर के कामों को लेकर बंटवारे करते थे, आज तुम घर को लेकर बंटवारे की बात कर रही हो। बंटवारे से रिश्ते में दरार आती है, कुछ सोच समझ कर बोला करो। बंटवारा ठीक है बहू, मैं कर देती हूँ बंटवारा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। और साथ ही ये बंटवारा मेरी बहन कमला के सामने होगा। मैं कल ही उसे बुला लूंगी। सविता अगली सुबह अपनी बहन कमला को फोन करके घर बुलाती है, जिसके बाद कमला इनके घर आकर देखती है कि घर का सारा सामान दो अलग हिस्सों में हॉल में रखा है। और तभी सविता उसको चाय नाश्ता करवाते हुए घर के छोटे छोटे बंटवारे तक की बात बताती है, जिसके बाद सब एक साथ हॉल में आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी कमला बोलती है, बहू तो सही में बंटवारा करना चाहते हैं? जी मासी जी, हमें बंटवारा करना ही है, क्योंकि रोज रोज के कलेश से तंग आ गई हूँ मैं। तो बहू बंटवारे करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुझे अपना बेटा मुझे देना होगा। मैं अपने पोते के साथ रहूंगी, फिर मैं बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी शर्त है? मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, इसके बिना भला मैं कैसे रहूंगी? हाँ ये बात तो सही है। एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है? इसलिए मनोज, आज से तू अपनी माँ के पास रहेगा और बहू तेरा बेटा तू अपने पास रखियो। अब एकदम सही बंटवारा है, बराबर के हिस्से आए हैं दोनों के। ये कैसी बात कर रही हो आप मौसी जी? मैं अपने पति से कैसे अलग रह सकती हूँ? और एक माँ होने के नाते मैं अपना बच्चा भी नहीं दे सकती, तो ये बंटवारा कैसे सही हुआ? हम भी तो वही कर रहे हैं। जब तू अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, तो ये अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती है? तेरे पास तो तेरा बेटा है, तेरा पति है, लेकिन इसके पास तो बस इसका बेटा है ना। तुम सास बहू के बंटवारे में एक को तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन दूसरे से सब कुछ छिन जाएगा। ये सरासर गलत है। मुझे माफ कर दो मासी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि माँ जी का हमारे सिवा है कौन। बंटवारे के बाद उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मुझसे नहीं, अपनी सास से माफी मांग। तुझे उसके साथ ही मिलकर रहना है। अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुंह उठाकर घर का बंटवारा कर दो। और रही बात बच्चे की, तो तेरा बच्चा उसका भी तो पोता है। अरे उसका पूरा पूरा हक बनता है उसको प्यार करने का। उसे प्यार नहीं करेगी तो किसे करेगी? मासी जी मैं समझ गई। लो मम्मी जी, अपने पोते को पकड़ो। आप मेरे बेटे को संभालो, मैं आपके बेटे को संभालती हूँ। आज के बाद कभी बंटवारे की बात नहीं करूँगी। आज से हम साथ में खुशी से रहेंगे। कमला की समझदारी से दोनों सास बहू का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।